वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनिशा अकेडमी। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक पॉलिटिक्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चैप्टर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं, द एंड ऑफ अ बायोपोलैरिटी। ये इस चैप्टर का पार्ट थर्ड है। ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड पार्ट प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। शुरू करते हैं इसे आज के टॉपिक से। शॉक थेरेपी। देखो, शॉक थेरेपी का सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे ट्रीटमेंट आफ्टर हर्टिंग। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, ये एक हैंड है जो बुरी तरह से हर्ट हो रखा है। देखो कितना ब्लड आ रहा है इस हैंड पे से, और अब इसी हैंड का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मतलब कोई भी एक पर्सन है जिस पर्सन को पहले तो बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है और उसके बाद उसी हर्ट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ऐसा किया गया था यूएसएसआर के अंदर। यूएसएसआर ने पहले अपनी जो उनकी इकनॉमी थी उसे बुरी तरह से हर्ट किया था और उसके बाद वो उसे रिवैम्प कर रहे थे, सुधार रहे थे, जिसको उन्होंने शॉक थेरेपी कहा। जो शॉक थेरेपी का मॉडल है ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा लाया गया था, जिसके बाद जो यूएसएसआर था, जो उसके रिसोर्सेज थे, जो उसके एसेट्स थे, उसे बहुत कम दामों पे, चीप प्राइजेस पे सेल आउट कर दिया गया था, जिसे गराज सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो शॉक थेरेपी था ये मॉडल वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा लाया गया था। देखो इसकी मेंबर जो है 189 मेंबर है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के। जो आईएमएफ का मेंबर बनेगा वो वर्ल्ड बैंक का बन जाएगा अपने आप, और जो वर्ल्ड बैंक का बनता है वो आईएमएफ का अपने आप बन जाएगा। इनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ठीक है। तो ये जो शॉक थेरेपी का मॉडल था, इस थेरेपी के मॉडल से किया क्या गया था। देखो, इस थेरेपी के मॉडल से किया गया था, जो कम्युनिस्ट सिस्टम था उसे किस में कन्वर्ट किया जाना था, उसे कैपिटलिस्ट सिस्टम में कन्वर्ट किया जाना था। क्योंकि जो यूएसएसआर था वो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानता था और जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को मानता था। तो क्या हुआ था, 1985 तक जो यूएसएसआर था वहाँ की जनता मांग कर रही थी कि अब हमें कैपिटलिज्म चाहिए, क्योंकि जो कम्युनिज्म होता है वो बहुत बेकार होता है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज सरकार के हाथ में है और सरकार डिसाइड कर रही है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और वास्तव में तो सरकार को पता ही नहीं कि हमारी ज़रूरतें क्या है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कैपिटलिज्म अच्छा है, क्योंकि कैपिटलिज्म में हम उन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, उन चीज़ों को लेकर ट्रेड करते हैं जो चीज़ें हमारे बेनिफिट में होती है। तो एक मॉडल लाया गया था एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ढंग से दिखाई दे। 1944 में एक मॉडल लाया गया था जिसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहा जाता है। ये मॉडल कौन लेके आया था, यूएसए मॉडल लेके आया था, और इसी मॉडल से, ब्रेटन वुड्स मॉडल से, ब्रेटन वुड्स सिस्टम से अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशन को जन्म दिया था। और 1945 से ये जो एजेंसीज थी इन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया था। जैसे कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक लोन देता है इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्रीज़ को, ठीक है, और आईएमएफ भी लोन देता है। डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो काफ़ी सॉफ्ट लोन होते हैं, वो अंडर डेवलपिंग कंट्री को, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी देता है। जो आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके लोन जो होते हैं वो हार्ड लोन होते हैं, और वो ज़्यादातर अपने लोन डेवलप्ड कंट्री को देता है जहाँ से उसका ज़्यादातर पैसा रिकवर हो सके। ठीक है। बात करते हैं शॉक थेरेपी के क्या क्या फीचर्स थी। ठीक है। तो शॉक थेरेपी का जो सबसे पहला फीचर था वो क्या था, जो ऑनरशिप थी। जैसे आपको पता है पहले रिसोर्सेज सारे किसके हाथ में थे, यूएसएसआर के अंदर सरकार के हाथ में थे। अब वो रिसोर्सेज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में दिए जाने लग गए। ऐसा कह के कि जो हमारी गवर्नमेंट्स है वो ढंग से वेलफेयर नहीं कर पा रही, और अब हमें किसकी नीड है, अब हमें इंडिविजुअल्स की नीड है, ताकि हम हमारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सके और हमारी गवर्नमेंट की मदद लेते हुए आम जनता, जो कॉमन सिटीजन है, उनका वेलफेयर कर सके। ठीक है। ओके। सेकंड पॉइंट क्या है कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया स्टेट के रिसोर्सेज का। कल तक क्या होता था, स्टेट के पास सारे रिसोर्सेज होते थे, स्टेट डिसाइड करती थी व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, कि हमें किसके लिए कैसे और क्या प्रोड्यूस करना है। अब वो सरकार के हाथ से निकल के आम जनता के हाथ में आ चुका था। आम जनता अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना प्राइवेट फार्मशिप शुरू होगी, कलेक्टिव। जैसे पहले क्या होता था, पहले जो जैसे फार्म हाउस होते थे या जो भी एग्रीकल्चर होता था वो किसके हाथ में होता था, वो गवर्नमेंट के हाथ में होता था। बट अब ये सारी चीज़ें प्राइवेट होगी, कलेक्टिव होगी। अब लोगों ने ना मिलकर चीज़ों को करना शुरू कर दिया। लोगों ने उस हिसाब से चीज़ों को प्रोड्यूस किया, मतलब ऐसी एग्रीकल्चर करी है, ऐसी फसलें लगाना शुरू करी जिनसे उनका फ़ायदा था। ठीक है। मतलब वो ऐसी एजेंसीज को शुरू कर रहे थे जिससे उनका ज़्यादा वेलफेयर हो। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती थी, यूएसएसआर की गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन हथियारों पे खर्च करती थी, क्योंकि वो सीधा कोल्ड वॉर में लगी हुई थी। और कोल्ड वॉर में आपको पता है, जैसे कि अमेरिका था उसके सामने, अमेरिका काफ़ी पैसे वाली कंट्री था, तो यूएसएसआर को भी अपने ज़्यादातर रिसोर्सेज को हथियारों में लगाना पड़ता था, जिसकी वजह से वो आम जनता की चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे।
ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है, अडॉप्टिंग फ्री ट्रेड रिजिम। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कि आपको पता होगा कि यूएसएसआर 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन से यूएसएसआर का जन्म होता है, और उनके जो पहले राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो होते हैं लेनिन। ठीक है, जब से लेके आप कह सकते हो यूएसएसआर के अंतिम प्रेसिडेंट तक, मिखाइल गोर्बाचेव तक, 1985 तक, जो यूएसएसआर की जो इकोनॉमी रही है ना, वो काफ़ी क्लोज्ड इकोनॉमी रही है। देखो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी का सिंपल सा मीन है कि आप उतना ही प्रोड्यूस करो जितना आप सेल्फ कंज्यूम कर लो। ठीक है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा इकोनॉमिक्स में, सब्सटेंस फार्मिंग, जीवन निर्वाह कृषि, की आप उतना ही प्रोड्यूस करो जितना खुद खा के खत्म कर दो। तो यूएसएसआर भी ऐसा ही करता था, वो उतनी चीज़ों का प्रोड्यूस कर रहा था जितनी चीज़ें वो खुद कंज्यूम कर सके। तो वो दूसरे देशों से ट्रेड ही नहीं करते थे। बट 1985 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, प्रीवियस में, प्रेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, तो किस तरह से ग्लासनोस्ट से उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया, प्रेस्ट्रोइका से पुनर्संरचना, री इंफ्रास्ट्रक्चर किया। तो यही एक चीज़ करी जो शॉक थेरेपी, देखो ये देखा जाए तो ठीक था, बट जिस समय पे ये चीज़ें लाई गई वो समय गलत था। ठीक है, क्योंकि आप फ्री ट्रेड शुरू कर रहे हो। फ्री ट्रेड कब शुरू कर रहे हो आप, 1985 के अराउंड। और आपको पता है कि सामने आपके जो अपोनेंट है वो कौन है, अमेरिका, यूएसए ऑलरेडी ऐसे प्रोग्राम चला चुका है 1948 में, मार्शल योजना। ठीक है, जिससे अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज़ की हेल्प करी। या आपने जीएसपी सुना होगा, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, अमेरिका ने ये चीज़ें शुरू करी थी ताकि वो लीस्ट डेवलप और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद कर सके। तो अमेरिका तो ऐसे स्कीम शुरुआत से चला ही रहा था, बट यूएसएसआर काफ़ी देर से लेके आया था ये स्कीम्स, जिसकी वजह से यूएसएसआर का बहुत लॉस हो गया था। ठीक है, ओके। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या है कि जो म्यूचुअल जो करेंसी थी उनको कन्वर्टेबल कर रहे थे वो म्यूचुअल वे में। देखो जैसे कि आपको पता है हर देश की करेंसी की एक पीपीपी होती है। ठीक है, पीपीपी को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, क्रय क्षमता। जैसे कि आपको पता है, जैसे इंडिया का 1 रुपये फॉर एग्जांपल और अमेरिका का $1, अगर हम बात करें तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इंडिया के 70 रुपीज़ इक्वल टू $1 अमेरिकन है। ये बढ़ता घटता रहता है, तो आप अपडेट करना जब भी एग्जाम देने जाओ। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे 70 रुपये में कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं और अमेरिका $1 में कितनी चीज़ें खरीद सकता है, ये होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर आप कोई आइसक्रीम खरीद रहे हो 10 रुपये की, ठीक है, और अमेरिका के अंदर अगर उस $1 से वैसे 7 आइसक्रीम खरीदी जा सकती है, तो इंडिया और अमेरिका की परचेजिंग पावर पैरिटी सेम है। अगर ऐसा है कि अमेरिका किसी $1 में कुछ ऐसा खरीद सकता है जो इंडिया 200 रुपये में भी नहीं खरीद सकता, तो इसका मतलब क्या है, इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी कम है। और ये बेसिकली देखो, इसे किसी तरह से काउंट नहीं करा जाता, पर इसे ओरली वे में देखा जाता है कि जिस कंट्री की परचेजिंग पावर पैरिटी जितनी अच्छी है वो कंट्री उतना ही अच्छा फंक्शन करती है। तो अमेरिका की परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है आपका पॉलिटिकल साइंस में, और जहाँ तक मुझे याद है इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन, क्योंकि सेम टॉपिक से है ना, आ चुका है ये। तो याद रखना, जो यूएसएसआर की जो करेंसी थी, ठीक है, आपको जैसे कि पता होगा यूएसएसआर की करेंसी क्या थी, रूबल। रूबल की जो परचेजिंग पावर पैरिटी थी वो एज कंपेयर टू डॉलर बहुत कम हो चुकी थी। ठीक है, अच्छा 6 पॉइंट देखते हैं हम क्या है। ठीक है, कि जो यूएसएसआर था वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी पीछे रह जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, यूएसएसआर अपने आप को उनसे अब जोड़ना चाहता था। ठीक है, 1985 में, बट वो जोड़ता कैसे, क्योंकि यूएसएसआर ऑलमोस्ट हमेशा कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करता हुआ आया था कि कैपिटलिज्म तो बुरी इकोनॉमी है, वहाँ पे तो इंडिविजुअल के हाथ में रिसोर्सेज छोड़ दिए जाते हैं, इंडिविजुअल्स तो इतने कैपेबल होते नहीं हैं कि वो अपने आप कुछ कर सके, रिसोर्सेज तो गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए ताकि गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन कर सके, लोगों की ज़रूरतों को ईजिली पूरा कर सके। तो अगर कोई देश किसी इकोनॉमी को क्रिटिसाइज करता है तो उस इकोनॉमी को एकदम से कैसे अपना सकता है, बहुत टफ चैलेंज था, जिसकी वजह से यूएसएसआर चाह के भी वेस्टर्न कंट्रीज से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ओके 7 देखते हैं कि जो यूएसएसआर था वो केवल कम्युनिज्म को ही अपनाता था, और जितनी भी इकोनॉमी थी अदर, जैसे कैपिटलिज्म हो गया, आपने सुना होगा, और भी बहुत सारे वेज होते हैं इकोनॉमी के, जैसे मिक्स इकोनॉमी होती है। ठीक है, तो यूएसएसआर बस कम्युनिज्म को मानता था, वो मानता था सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में कर दो, और ये बाकी जितने भी है ना, कैपिटलिज्म हो, ठीक है, मिक्स इकोनॉमी हो, ये सारे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना जनता की ज़रूरतों को ना इग्नोर किया जाता है बहुत बड़े लेवल पे, तो ये सारी चीज़ें गलत है। तो उनका मानना था कि अगर ऐसा चलेगा तो आम जनता की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ शॉक थेरेपी। तो पहले बात कर लेते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है। देखो जो परिणाम होता है ना, कॉन्सिक्वेंसेज, जब किसी इवेंट का एंड होता है
तो वहाँ से कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आते हैं। जब किसी इवेंट की स्टार्टिंग होती है तो वहाँ से क्या निकल के आते हैं, कॉजेज। ठीक है, जब कोई भी चीज़ शुरू होती है तो कारण आते हैं उसके कॉजेज, जब कोई भी चीज़ एंड होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम आते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बहुत से बच्चे एग्जाम में पूछा होता है कॉजेज और वो लिख के आते हैं वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज, तो कोई मतलब ही नहीं। आप पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओ लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके आपको, क्योंकि वो आपने गलत अटैम्प्ट किया है, हालांकि आपने लिखा ठीक है वो। अच्छा, पहला क्या है कि जो यूएसएसआर था वो पूरी तरह से फेल हो गया था, जो उनका इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो गया था। जैसे कि देखो सिंपल सी बात है कि स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कहाँ से क्रिएट होगा। देखो अगर आपके यहाँ रोड अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छी होगी। यूएसएसआर में ये चीज़ें शुरुआत में तो अच्छी थी बट आगे चल के खराब हो गई। क्यों? क्योंकि आम जनता पार्टिसिपेशन ही नहीं कर रही। और सीधी सी बात है, अगर आम जनता पार्टिसिपेशन ही नहीं करेगी तो चीज़ें कहाँ से वर्क करेगी। देखो अगर आप आम जनता की ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा नहीं कर रहे, उन्हें अगर आप शेल्टर नहीं दे रहे, रोटी नहीं दे रहे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, एजुकेशन नहीं दे रहे, हेल्थ नहीं दे रहे अच्छी, तो आपका साथ क्यों देंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि यूएसएसआर तो अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करने में लगा पड़ा था, हथियारों में, और हथियारों की इन्वेस्टमेंट से कोई आपको इंटरेस्ट थोड़ा ना मिलेगा उससे, सिंपल सी बात है, कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, जो यूएसएसआर की करेंसी थी रूबल, उसका एज कंपेयर टू डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर जाना। काफ़ी गिर जाने का मतलब पता है क्या है, अगर आप यूएसएसआर की अगर पूरी एक ट्रक भर के भी करेंसी लेके जाते ना तो भी आप एक पावर रोटी लेके नहीं आ सकते थे उस समय, इतनी बुरी हालत हो गई थी रूबल की। तो सोचो उस देश की उस करेंसी का क्या बेनिफिट जिस देश की करेंसी का कोई यूज ही ना रह जाए। मेरी बात समझ रहे हो, आपके जेब में 1000 रुपये, लेकिन उस 1000 रुपये के बदले आप एक टॉफ़ी नहीं खरीद सकते मार्केट से, तो उस 1000 रुपये की वैल्यू क्या है, आपके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी उसकी। ठीक है, तो ऐसा किसके साथ हुआ था, यूएसएसआर के साथ हुआ था। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं कि जो ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का वो डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया के अंदर आज भी अगर किसी कंट्री का नाम लिया जाता है एज अ वेलफेयर तो वो कंट्री आती है यूएसएसआर। जैसे कि आपको पता होगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मौलिक कर्तव्य, वो कहाँ से लिए गए हैं, वो यूएसएसआर से लिए गए हैं। तो सोचो कोई ऐसा देश जो अपने आप पे ड्यूटीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हो एज कम्पेयर टू राइट्स, वो देश कितना अच्छा रहा होगा। क्योंकि यूएसएसआर शुरुआत से ही अपने देश की जनता के कल्याण की बातें करता था, मगर 1985 में ये आइडियोलॉजी चेंज हुई। इसकी चेंज होने की वजह थी कि जो लोगों की ज़रूरतें थी वो ढंग से पूरी नहीं हो पाई थी, और अब लोगों को लग रहा था कि शायद हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना कैपिटलिज्म की ओर बढ़ना चाहिए और कम्युनिज्म को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अच्छा फोर्थ देखते हैं, गरासेल। जैसे कि मैंने आपको बताया था शॉक थेरेपी में कि गरासेल आई थी और 90% जो भी वहाँ के एसेट्स थे, जो भी वहाँ की संपत्ति थी यूएसएसआर की, वो सारी बेच दी गई थी। ठीक है, कल तक जो सरकारों के हाथों में थी चीज़, अब वो किसके हाथों में चली गई थी चीज़, अब वो वहाँ के आम जनता ने खरीद ली थी। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर पीएसयू है, पब्लिक सर्विस यूनिट, जैसे आपने गेल, भेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, ये कंपनीज सुनी होगी, महारत्न कंपनीज, ये वो कंपनीज होती है जो पीएसयू है, जिसमें गवर्नमेंट के शेयर भी होते हैं और प्राइवेट शेयर भी होते हैं। तो ऐसा ही कहाँ पे शुरू हो गया, ऐसा ही शुरू हो गया यूएसएसआर के अंदर, कि वहाँ पे आम जनता के साथ मिलकर गवर्नमेंट काम कर रही थी, क्योंकि पहले तो वहाँ पे गवर्नमेंट ही सारा पैसा लगाती थी। तो ये एक अच्छा काम हुआ था यूएसएसआर के अंदर। ठीक है, अच्छा फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या है कि क्वेरी ऑफ अ क्राइसिस टुक प्लेस। अच्छा, अब वहाँ पे क्या हुआ था कि ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, जैसे कि वहाँ पे फूड्स क्राइसिस आ गए थे कि लोगों पे खाने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि सरकार तो सारा पैसा यूजलेस वर्क में लगा रही थी, लोगों के वेलफेयर पे नहीं लगा रही थी। और जब आम जनता को खाने की चीज़ें नहीं मिलेगी ऑब्वियसली वो गुस्से में आएगी। और उनका मानना था कि ऐसी सरकार का होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सरकार तो डिक्टेटर है, ये तानाशाही है, तो हमारी ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर रही, तो हम इस सरकार को रखें क्यों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इंक्रीज। ठीक है, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी वो काफ़ी इंक्रीज हो गई। जैसे कि आपको पता है ना, वहाँ पे जो पुअर थे, पुअर गेट पुअर्स और रिचर गेट्स रिचर, कि जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, और जो डिस्पैरिटी थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे कि इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के समय बढ़ी थी ना, कि नॉर्थ के जो फार्म्स थे, यानी नॉर्थ के जो स्टेट्स थे उनका बहुत फ़ायदा हुआ, जो अदर स्टेट से उनका लॉस हुआ। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ था, जो पैसे वाले थे उन्होंने वहाँ के एसेट्स को फटाफट खरीद लिया और इसे अच्छे से यूज़ करना शुरू करा, और जो गरीब थे वो वैसा कर नहीं पाए, तो उन्हें फिर उन अमीरों के पास जाके वर्क करना पड़ा और अमीरों ने उनका एक्सप्लॉयटेशन किया। ठीक है, तो इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ओके, 7th पॉइंट देखते हैं कि माफिया जो क्लास था उनका राइज हो गया। देखो माफिया का मतलब क्या होता है, देखो माफिया सोसाइटी का एक ऐसा वर्ग होता है जो पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर वर्क करता है। जैसे आपने सुना होगा लैंड माफिया, ड्रग्स माफिया, ठीक है, हवाला का पैसा, ब्लैक मनी।
तो ये माफिया वर्ग वो वर्ग होता है जो सरकार को धोखा दे के कार्य करता है और सरकार की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करता है और अपना ज़्यादा बेनिफिट करता है। मतलब आम जनता का जितना हो सके एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। जैसे आपने सट्टा सुना होगा, ये सारे माफिया वर्ग के काम होते हैं, ठीक है। अच्छा, 8 क्या है कि इंसॉल्वेंसी आ गई थी लोगों की। अब देखो सीधी सी बात है, अगर किसी कंट्री के सारे एसेट्स बिक जाएं तो उस कंट्री का दिवालियापन निकलना तो आम बात है ना। दिवालियापन मतलब कोई भी XYZ पर्सन, उसके पास अब इतना ही ना बचे कि वो अपने लिए कुछ कर सके उस पैसों से, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं। ऐसा USSR के साथ हुआ कि USSR पे अब इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी कॉमन सी ज़रूरतों को पूरा कर सके, जिसकी वजह से उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। अच्छा देखो, ये रहा वर्ल्ड बैंक। याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, ठीक है, अमेरिका के अंदर। और ये रहा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC, अमेरिका के अंदर, ठीक है। दोनों के अंदर कुल मिला के कितने मेंबर है, 189 मेंबर है, ठीक है। और 189 मेंबर, जो एक का मेंबर बनेगा वो दूसरे का भी मेंबर बन जाएगा। और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ से आए थे, ये आए थे ब्रेटन वुड्स सिस्टम से 1944 में, ठीक है। आगे के जो बचे हुए टॉपिक है हम उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। Keep loving, keep supporting Team Nisho Academy. Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on our Instagram. Thanking you for watching our video.